बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्रेकफास्ट विद सजाद में मैं हूं आपके साथ अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। हाँ, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप खैरियत कैसे से हैं? हैं मज़े की खबरें हैं दो चार। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो रहील शरीफ की तकरीर ही है, एक ही काफ़ी है। बिल्कुल कल यौम दफ़ा पाकिस्तान था, उस हवाले से सही, खासी अहम तकरीर है। ठीक। नाज़रीन, सबसे पहले पहला सेगमेंट शामिल करते हैं हेडलाइंस। जी मीर साहब। कल यौम दफ़ा पाकिस्तान था। आज एक ज़माने में यौम फ़ज़ाइया मनाया जाता था, क्योंकि 7 सितंबर को पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया की कमर तोड़ के रखती थी। हमारे जहाज़ जो उड़े थे, पहले तो खैर सरगोदा की फ़ज़ाओं में लड़ाई हुई, जिसमें MM आलम ने 1 मिनट के अंदर 5 चुन के त्यारे मार गिराए थे, जो आज तक आलमी रिकॉर्ड है। दुबला पतला सा धान पान सा वो शख्स था जिसका नाम MM आलम है, और यकीनी तौर पर आखिरी दिनों में वो खासा इंतहा पसंद भी हो गया था, लेकिन गुस्सा भी था। बंगाली नौजवान ये PF के मेस में रहता था बस, और गुफ्तगू कमाल की करता था। हम कभी जाते थे उनसे बात सुनने के लिए तो बातें भी करता था। 4-5 बार मुझे उनके साथ तकरीर करने का भी एजाज़ हासिल हुआ है। वो दिन ही ऐसे हुआ करते थे कि लोग गुफ्तगूएँ किया करते थे। उसके साथ ही पाक फ़ज़ाइया ने जो पूरा इंडिया के करीबी हवाई अड्डे थे, पठानकोट, हलवाड़ा, आदमपुर, सारे के सारे तबाह कर दिए। खड़े खड़े जहाज़ जो थे वहाँ ख़त्म कर दिए। और अभी एयर चीफ ने कहा है, साबिक ने, कि हमारी फ़ज़ाइया तो बरसरे कार आ ही नहीं सकी थी उन दिनों। नेवी को आपने तबाह कर दिया, दवारका को उड़ा दिया। विक्रम उनका एयर क्राफ्ट कैरियर था, वो बम्बे से ना निकल सका क्योंकि हमारी एक ही आप दोस्त थी गाजी, वो जाके उसके किनारे पे बैठ गई थी। ऐसा खौफ तारी हुआ कि बाहर ही नहीं निकल सका। और जहाँ तक बड़ी फ़ौज का ताल्लुक़ है, चुंडा के महाज पर तारीखी जंग लड़ी गई। कल उसके भी कुछ मनाज़र दिखाए गए, उस जंग के भी। लाहौर पे उन्होंने कहा था कि शाम को जब खाना पे हम कब्ज़ा करेंगे और वहाँ चाय पियेंगे, चाय तो नहीं शराब का खाता होगा कम वक्त ने, और वो BRB के पास, ये है BRB हमारे, उससे आगे वो बढ़ नहीं सके थे। और उनका जनरल जो था अपनी जीप छोड़ के भाग गया था। और वो एक कहानी है पूरी। जनरल सरफराज उस वक़्त लाहौर में थे, और उससे बाद में मुहाफ़िज़ लाहौर भी कहा गया, बहुत से नाम दिए गए। यहाँ अजीज़ भट्टी यहाँ शहीद हुए और निशान हैदर बने। तो एक एक जगह पर, एक एक चप्पे पर हमारी कहानियाँ जो है लिखी हुई थी। हम काफ़ी दिनों से ये यौम सितंबर जो है, यौम दफ़ा पाकिस्तान है, 6 सितंबर का दिन जो था, ये कुछ हम ऐसे बनाया करते थे कहीं इंडिया नाराज़ ना हो जाए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमने यौम शोहदा के नाम से एक और दिन फ़ौज ने अपनी लोगों के वलवले ताज़ा करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए शुरू किया था। उन लोगों के लिए जो अब ज़रब-ए-अज़ब और दूसरी लड़ाइयों में, और जो इंटरनल दुश्मन के ख़िलाफ़ जो दूसरी जगहों पर लड़ी जाती हैं, उसमें वो शहीद हुए। लेकिन पिछले साल जब 50वीं इसकी एनिवर्सरी थी तो बड़ी आबताब से मनाया गया। इस साल 51 साल हो गए उस जंग को, 65 की जंग को, और इस साल वो और ज़्यादा आबताब के साथ मनाया गया। एक बड़ी तकरीब जो थी GHQ में हुई, जिसमें मुख्तलिफ लोग मौजूद थे। रहील शरीफ ने वहाँ ख़िताब किया, हमारे आर्मी चीफ ने, सिपा सलार ने, और बड़ी बातें जो अहम आजकल हैं उनको पिन पॉइंट किया। मिसाल के तौर पर यही कि हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज भी चुकाना जानते हैं, या ये कि CPAC में किसी रुकावट को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कश्मीर के बारे में भी हमारी शाहरग है, हम उसके लिए बड़ी बड़ी से कुर्बानी देने को तैयार हैं। 3-4 जो बड़े इशू हैं उनको छेड़ा उन्होंने, और बड़ी बड़ी क्लियर लफ्ज़ों में कहा कि हम अखलाकी और सफारती मदद उनकी जारी रखेंगे। अच्छा, असल में बात यह है कि इंडिया, ये दूसरे लोग समझते हैं कि पता नहीं फ़ौज किसी और पेज पे है और सियासतदान किसी और पेज पर है। हमारे यहाँ भी शुरू हो जाता है कि नवाज शरीफ क्यों नहीं बोला इंडिया के बारे में, वो मोदी का जो यार है, कुछ इस तरह के भी नारे लगने शुरू हो जाते हैं। उधर सूरत हाल होती है कि जब आर्मी चीफ बात करता है तो वो डट के बात करता है। आमतौर पर ख्याल होता है कि फ़ौज कितनी भी हो, लेकिन इस मामले में वो मुहतात बयान दिया करेंगे, लेकिन वो मुहतात की बजाय वो खुलकर बात करते हैं। तो इस बयान को कश्मीर में भी सराहा गया, यानी मकबूजा कश्मीर में, हमारे कश्मीर में तो सराहा जाना ही था, उधर भी सराहा गया। उन्होंने एक बड़ी अहम बात की कि ज़रब-ए-अज़ब जो है दुनिया के लिए तो एक जंग है, एक
फौजी ऑपरेशन है, हमारे लिए ये बका की जंग है। यानी हम अपनी बका के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीर, ज़रब-ए-अज़ब, सी पैक, यानी जो मसाइल सारे के सारे हमारे सलामती के अमूर के साथ वाबस्ता हैं, उनके सामने उन्होंने खुल के बात की और यही कहा दोस्ती निभाना और दुश्मनी का कर्ज अदा करना जानते हैं। यानी ये मतलब ये था कि भाई हमसे दुश्मनी करोगे तो साहब पे यू इन द सेम काइन, और दोस्ती करोगे तो फिर दोस्ती का तो हम पुराने कायल भी हैं और चलती भी हैं। तो बड़ी 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 खुलकर एक उनकी तकरीर थी और बड़ी डिग्निफाइड तरीके के साथ वो तकरीर जो थी वो सुनी भी गई और लोगों ने उसको देखा भी। दूसरा ये है कि इमरान खान कराची कल पहुंचे हुए थे और निश्तर पार्क में जलसा था। निश्तर पार्क में जलसा होना बंद हो गए हैं। यानी कि एक ज़माना था जब कराची का निश्तर पार्क और लाहौर का मोची दरवाज़ा हमारी तारीखी जलसा गाहें थी और निश्तर पार्क में ही भुट्टो साहब ने खड़े होकर पूछा था, बांग्लादेश नामंजूर का नारा वहाँ लगवाया था। अब वहाँ जलसा नहीं होते थे, चारों तरफ इमारतें भी हैं, घर हैं, GM सैयद भी वहीं रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो जलसा गाह बहुत बड़ी नहीं है। यानी कि उस ज़माने में जब हम 2.5 लाख 3 लाख का मजमा कहा करते थे तो किसी ने हिसाब के के बताया कि वो 2.5-3 लाख का मजमा कैसे हो सकता है कि जबकि इस पार्क में कुल 40,000 लोग आ सकते हैं। तो बहरहाल कल इमरान खान का कुर्सियाँ भी लगी हुई थी और भी लगा हुआ था, बहुत बड़ा शो नहीं था, लेकिन एक कराची में एक उनका इजहार था और बड़े खुलकर उन्होंने उसकी बात भी की और उन्होंने कहा कि महाजर खुद को तनहा ना समझे। असल बात महाजर तनहा नहीं समझ रहे मसलन, लेकिन वो डर रहे हैं हर उस आदमी से जो आके उनकी क़यादत का दावेदार बनता है। वो ये समझते हैं कि ये हमारी क़यादत पर कब्ज़ा करने के लिए जैसे कि बाहर से लोग आते हैं और हमें एक मसनूई क़यादत दी जा रही है। ये नहीं मैं कहता इमरान के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो बड़ी उस तरह नहीं। वहाँ उन्होंने ऐलान किया कि हम रायवन जाएंगे, 24 सितंबर का दिन भी दिया उन्होंने, और 24 सितंबर का मेरी इतलात के मुताबिक वो रायवन नहीं जाएंगे। वो अड्डा प्लाट जो है जहाँ से जाती उमरा की तरफ सड़क मुड़ती है वहाँ मुजाहरा करेंगे, मेन रोड पे, रायवन रोड पे मुजाहरा करेंगे और इससे ज़्यादा शायद नहीं होगा। ये सारा इलाका सिर्फ यही नहीं है कि नवाज शरीफ का घर है वहाँ, बल्कि सारा इलाका उनका कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी उन लोगों के पास है, सारा इलाका जो उनके कंट्रोल में है। और अगर उन्हें खुली छूट दे दी जाए तो बड़े वायलेंट लोग भी हैं वो, और जिनकी ज़मीनें हैं वहाँ, जिनका इलाका है वो, और इसलिए मेरा ख्याल में ज़्यादा बड़ा ख़तरा जो है वो अगर इनका बेटा 6 अरब के घर में रहता है। अच्छा भी 6 अरब के घर में रहता है तो ज़रा सब अपने अपने घरों की कीमतें बताएं और ये भी बताएं कि आपका बेटा कितने अरब के घर में रहता है। सही। वो तो बहुत ही रईस माँ का बेटा है ना, बाप का हो ना हो, माँ का तो रईस माँ का बेटा है। तो अब ये सारी जो बहसें और गुफ्तगुएं हो रही हैं, ये अब 24 सितंबर को टारगेट करने का इनका प्रोग्राम है। लगता है कि एक स्कीम के तहत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ये भी तासुर है कि वो स्कीम जो है इस तरह ही वो चलती रहेगी और उसके बाद हम अगले इलेक्शन की तरफ रजू करेंगे। और उधर इलेक्शन कमीशन ने जी नाअहली रेफरेंस जो गए हुए थे, इमरान खान को भी नोटिस दे दिया है, नवाज शरीफ को कहा है कि 3 हफ्ते के अंदर जवाब दें, जहांगीर तरीन को भी पूछ लिया है, और इनका जो केस है इमरान का, उसके बारे में कहा कि इसमें वही लगता है कि ये जैसे पानामा लीक्स का केस होता है, उसी तरह का तासुर मिलता है, उसी तरह का एहसास मिलता है। और PTI के फंड्स में जो खुर्दबुद हुई है, जो एक केस किया हुआ था, वो भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये सारे का सारा जो कुछ किया जाता है, देखिए मैं बड़ी वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा करता हूँ कि अगर ये इस बारी इंक्वायरी शुरू हो गई तो कानूनी तौर पर कोई भी बाकी नहीं बचेगा, बिल्कुल कोई भी बाकी नहीं बचेगा। अगर आप कहते हैं कि आपने छुपाया, अपनी आमदनी छुपाई और ज़ाहिर नहीं किए, सासे ज़ाहिर नहीं किए, तो सभी के बारे में साबित हो जाएगा। बाकी बातें छोड़ें, सिर्फ इतनी बात पर वो सभी के बारे में साबित हो जाएगा। उसने फ़लाँ नहीं बताया था, उसने फ़लाँ नहीं बताया था, उसने फ़लाँ नहीं बताया था। अब वो इमरान के बारे में ले आए, बनी गाला टैक्स छुपाया इसने, वो कहता है बीवी ने दिया था, कहना क्या बीवी कैसे दे सकती है, वो तो तलाक के 1 साल के बाद उसने ट्रांसफ़र हुआ है, और वो अगर कर भी सकती है तो गिफ्ट नहीं कर सकती, क्योंकि गिफ्ट तो किया जाता है खूनी रिश्तों को, वगैरह वगैरह। एक पूरी कहानी जो इसके साथ चलती है जी। अच्छी खबर एक ये है कि NFC अवार्ड जो है, जो मतलब हर साल फटा पड़ जाता है, सूबे जो है ना अकड़े रहते हैं,
और कोई फैसला नहीं कर पाते कि NFC अवार्ड देखा जाए तो पहला शायद 91 वगैरह में नवाज शरीफ ने दिया था। उसके बाद अब हर साल ये होता था कि ख़ास तौर पर बलूचिस्तान को कुछ हिस्सा फालतू दो, सिंध के फ़लाँ चीज़ों के बारे में कुछ दो। रिज़ल्ट ये होता था कि पंजाब कुछ अपनी चीज़ें छोड़ दे, फिर ये करते हैं। पिछले साल शायद उसने पंजाब ने कुछ 1-2 चीज़ों पर स्टैंड लिया था। अब सिंध ने भी स्टैंड, अब लगता है कि मुराद अली शाह आए यहाँ और खैबर पख्तूनख्वा भी सब ने मिलकर तय किया है कि मरदमशुमारी के बगैर तो वैसे अवार्ड नहीं आना चाहिए, लेकिन हम इसके बगैर ही अवार्ड करके कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी पूरी करते हैं। मरदमशुमारी का एक प्रॉब्लम पैदा हुआ, कैसे कराई जाए मरदमशुमारी। इसलिए पैदा हुआ है ये प्रॉब्लम कि देखें ना, बहुत सारे इलाके हैं। कराची में डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है, पख्तून इलाकों में अफगान बहुत से आके आबाद हो गए हैं। यही आबादी का जो बड़ा हिस्सा जो है बलूचिस्तान में है, वो तभी तो आचक ज़ई वगैरह कह रहे हैं कि ये उनको वापस नहीं भेजा या ना किया जाए। वहाँ बलोचों और पख्तूनों के दरमियान एक जो डिवाइड है, तो ये कहते हैं कि डेमोग्राफी बदल जाएगी इलाके की। वहाँ अभी तो यही है कि वहाँ बलोच अक्सरियत में है, कहीं ये ना हो कि अब नई मरदमशुमारी हो तो वहाँ अफगान अक्सरियत में, पख्तून अक्सरियत में आ जाए और वो पख्तून वो हों जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं। तो इस तरह की बहुत से मसाइल हैं जो दरपेश हैं। और फिर हम ये भी करते रहे हैं कि अपने अपने इलाकों की, सूबों की आबादी ज़्यादा ज़ाहिर करने की कोशिश करते रहे। उसमें बड़े प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं, पैदा होते हैं, होते रहते हैं जी। इसके अलावा यह है जी कि एशियाई बैंक ने हमें 3 साल में कोई शायद $6 अरब का कर्जा देने का ऐलान किया। उसमें रेलवे के लिए, गवादर के लिए भी है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए है जो ये किया जाएगा। और उसको लेकर मतलब हमारे अब लगता है कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है और उसके नतीजे के तौर पर बात को आगे बढ़ते हम देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और है जो एक तरह के इम्पोर्टेंट गिनी जा सकती है कि हमने बेशुमार NGOs पे पाबंदी लगा दी, इंटरनेशनल NGOs पर। कुछ का हम उसका सर्वे कर रहे हैं, वो कहते हैं जी NGO जो है मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुब्तला। देखिए जी, मेरा तो NGO पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर, ये पोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सिविल सोसाइटी का, जिसे हम NGO कहते हैं, इस पर बेशक एतराज़ है कि आप ग्रैंड डेरिवेटिव को छोड़ देते हैं, आप ना इनकलाबी रहते हैं ना पोलिटिकल रहते हैं, बल्कि छोटी छोटी नेकियां करना चाहते हैं कि इससे इनकलाब आएगा। लोग सियासत से भी हट जाते हैं, लोग इनकलाब से भी हट जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पर वो अपनी एनर्जी कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन इसके नाम पर दुनिया भर से फ़ंड भी आते हैं, जिससे ख्याल होता है कि शायद कुछ तरक्की का रास्ता निकलेगा। लेकिन उन्हीं फ़ंड की आड़ में कुछ ऐसा भी होता है कि गैर मुल्की जो है वो अपना असर नफूज हमारे यहाँ कायम करते हैं, उनका अपना एक एजेंडा होता है, उस हिसाब से चढ़ते हैं। पाकिस्तान ने इस पर अब सख्ती की थी, सख्ती करने का नतीजा है कि शायद कुछ हालात बेहतर हुए हैं। और अब ये खबर ये भी आई है कि पाकिस्तान रूस से दफ़ाई फ़ज़ाई निज़ाम जो है वो लेने में इंटरेस्टेड है। अब हम सिर्फ चीन पर इंहिसार नहीं कर रहे, बल्कि चीन की वजह से ही हमें शायद रूस से भी कुछ चीज़ें मिल जाएं और रूस से भी हमें हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में कुछ नई चीज़ें आएँ। ये सारा सिनेरियो जो है जो CPEC के बाद पैदा हुआ है और चीन और अमेरिका के दरमियान, चीन और रूस के दरमियान भी जो अप्रोचमेंट हुआ है, उसके नतीजे के तौर पर ख़ित्ते की पूरी जो तस्वीराती सूरत हाल है, स्ट्रेटजिक सिचुएशन है, वो बदलती जा रही है और हम उसके साथ चल देंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। बस यही खबरें आज की बड़ी सही। नाज़रीन, आज की अहम खबरें हमने दी हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो अगला सेगमेंट शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगला सेगमेंट शामिल करेंगे इनसाइट। जी मीर साहब, आज कौन कौन से आर्टिकल? पहले मैं खुर्शीद नदीम का कालम आज वो सियासत पे लिखा उन्होंने टोटल, वरना वो तो फ़िक्री और इल्मी मबाहिस पे ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर तो कोई काम आगे बढ़ नहीं सकता और हुकूमत बना रही है और कर रही है और एक अच्छी बात है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो समाजी तरक्की भी है। आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देके आगे नहीं। समाजी तरक्की में 3 नाम उन्होंने कहा, 3 चीज़ें हैं, ठीक कहा उन्होंने, सेहत है, तालीम है और अमन व अमान है। अब ये उन्होंने कहा हालत ये होगी स्कूलों की कि देहातों के में बच्चे जो हैं वालिदैन अपने प्राइवेट स्कूलों में दाखिल कराना चाहते हैं, यानी गवर्नमेंट स्कूलों की हालत इतनी ख़राब कर दी है। देखिए, मुझे याद है कि हमारे ज़माने में जब हम स्कूल में जाने लगे तो फैमिली का एक बच्चा जो था वो पहले कॉन्वेंट में दाखिल कराया गया, 1 महीने के बाद उठा लिया गया कि वहाँ तो तालीम का वो मेयार ही नहीं है। जो इन स्कूलों के जो टीचर थे ना,
वो बेचारे शाम को बुला बुला के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। और जो अच्छे स्टूडेंट होते थे, कुछ स्टूडेंट उनके सपोर्ट कर देते थे कि भाई ये तुम्हारे पास आएगा, इसको रियाजी सिखा देना, या इसको थोड़ा जरा इस तरह के सवालत, यानी कि कोशिश करते थे पूरी क्लास को लेकर कुछ अपनी मदद से, कुछ अच्छे स्टूडेंट की मदद से उनको आगे बढ़ाएं। वो यानी कि मैं अमूमन कहा करता हूँ, तहसील हेडक्वार्टर पर जब कोई हेड मास्टर वहाँ से गुजरता था या सीनियर टीचर गुजरता था तो पूरा बाजार खड़ा हो जाता था। क्यों? या तो शागिर्द होते थे, या उनकी औलाद शागिर्द होती थी, या उनके जाने वाले शागिर्द होते थे। टीचर का ये एहतराम था। अब तो जी वो उठते हैं शाम को, कहते हैं कोचिंग सेंटर पर खोल लेते हैं और चलते हैं। सत्यानाश कर दिया हमने सरकारी स्कूलों का जी, और कुछ तो किया दरा इस पूरे निज़ाम का है। बहरहाल इन्होंने ये कहा कि हमें समाजी तरक्की जो है जब तक नहीं करेंगे, और उस वक्त तक बात जो ना आगे बढ़ती नहीं है। उन्होंने कहा हम कई चीज़ें, आप मैंने मेट्रो खड़ी है, गुर्दों का अस्पताल वहाँ पिंडी में खड़ा, मुँह चढ़ा रहा है आपका। ये जो इतराज़ात हैं ये बड़े अजीब हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वो अदारे, वहाँ वज़ीराबाद का कार्डियोलॉजी का अस्पताल है, वो क्यों नहीं बन रहा भाई? 8 साल से आप इसके सरबराह हैं, आप क्यों नहीं बन रहा? क्या पैसे नहीं है आपके पास? या आपको ये है कि परवेज़ इलाही ने शुरू किया था, हमने इसे आगे, ये भी एक बड़ी गलत बात है। अंडरग्राउंड परवेज़ इलाही क्यों चीख रहा है कि मेरी अंडरग्राउंड का मनसूबा था, बड़ा अच्छा था, इन्होंने जंगला बस खड़ी कर दी। देखो, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि उतने पैसे हमारे पास नहीं थे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो बीओटी पे चलता, पैसा सरमाया तो हमारा होना नहीं था, लेकिन ये कि वो महंगा होता। वहाँ सफ़र करने वालों को 20 रुपए की सहूलत तो ना दस्तयाब होती है। तो ये दोनों के अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है, ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ये भी बात ही बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने कहा झेलम और विहाड़ी पे इलेक्शन जीते मुस्लिम लीग नून ने, इस पर खुश हैं, ऐलान भी कर रहे हैं कि देखिए अवाम ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन भाई आपका जो गैप है बहुत कम रह गया है। जितना गैप होना चाहिए था आपको ज़्यादा उस सूरत में काम करना चाहिए, तो जो आपने नहीं किया जी। हफीजुल्लाह नियाज़ी मुख्तसर उनके मजमून का है कि एक बार फिर बंद गली में, और फिर वह तहरीक इंसाफ पर उन्होंने हाथ साफ किया और कहा देखो अजीब फसाया था उन्होंने। इलेक्शन पहले जब कराए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि ये आपका फंसा देगा जब मामला सारा। ठीक कहते हैं वो, उनका यही था। उस वक्त तो इमरान से उनके ताल्लुकात ठीक थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं करो, जिस तरह इलेक्शन आ रहे हैं सर पे, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अपने आप को फंसा रहे हैं। अब दोबारा इलेक्शन हुए, पहले तो वजीहुद्दीन ने उस इलेक्शन को कलदम किया, फिर अब दोबारा इलेक्शन का ऐलान किया है, फिर आपको विड्रॉ करना पड़ा। भाई कहाँ, एक तरफ आप धरना लगाएंगे, एक तरफ आप इलेक्शन की तैयारी करेंगे, एक तरफ आप बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उससे पूरी कुव्वत झोंकेंगे, तो साथ आप कैसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा सकेंगे? तो इस सारी सूरत हाल पर एक बार फिर बंद गली में वो उस ज़माने को याद करते हुए उन्होंने आज के हालात के हवाले से भी बात जो थी वो की है जी। हाँ, यासर पीरज़ादा ने आज 3 पॉइंट गिनाए हैं कि भाई मुसलमानों का ये मसला, जहाँ दहशतगर्दी है वहाँ मुसलमान है। हम कहते हैं कि भाई कोई खुदा ना करे कि इसमें मुसलमान इन्वॉल्व हो, और सारा वो जोग्राफियाई लिहाज से जो खित्ता जो है ना तहस नहस करके रख दिया गया है, और शाम, इराक, फलाना, ये वो, इराक, पाकिस्तान। और दूसरा बात है कि मुसलमानों को इमेज बिल्डिंग नहीं आ रही कि वेस्ट वाला तो अपना कुछ काम करेगा तो उसका ऐसा खूबसूरत नक्शा खींचेगा, मुसलमान ये काम नहीं कर पा रहे। और तीसरा ये है कि उनके यहाँ तरक्की और इल्म का फुकदान है, और हालत ये है कि कारकर्दगी कोई नज़र नहीं आ रही। तो 3 चीज़ें हैं जो मुस्लिम दुनिया के लिए प्रॉब्लम है, और उसके लिए यकीनी तौर पर ये कोशिश है कि जब तक ये है तब तक ये हमारे लिए मसाइल जो है ना हल नहीं होगी। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा है कि एन एग्जामिनेशन पेपर फ्राम द फ्यूचर, जिडियन रैशमैन का आर्टिकल है, संजीदा आदमी है, लेकिन बड़ा कहा कि उन्होंने कहा सहाफ़त के बारे में कहते हैं कि तारीख का पहला ड्राफ्ट होता है। तो उन्होंने किया कि 2066 में कैसे सवाल आएंगे, इस हाइपोथेसिस पे उन्होंने सवाल लिखे हैं। उसमें एक तो बड़ा मज़े की बात है जो उन्होंने अलग से लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि सवाल आया कि आई थिंक का पास्ट क्या है। आई थॉट एंड देन आई डिसाइडेड इज थिंक्ड। यानी थॉट का पता है लेकिन उसने ये नहीं पता कि थिंक का। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें इसमें उन्होंने जवाब दिए हैं जो ख़ास दिलचस्प हैं। ब्रेक्सिट से मसलन अलामत मगर यूरोपीय यूनियन के बहरान की वजह क्यों बना, अरब स्प्रिंग क्यों आया और नाकाम क्यों रहा, कि हम 50 साल के बाद इन सवालों को गौर कर रहे होंगे और जवाब दे रहे होंगे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की हुक्मरानी 78 से 16 में चीन की तरक्की में अहम थी, बहस करें, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। मज़ेदार एक सवालनामा बनाया हुआ है जो मैं ख़ुद भी पूरी तरह
आज कुछ असल में नज़ला ज़ुकाम की वजह से मेरी तबीयत ऐसी है तो मैं पूरी तरह इंजॉय नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपको भी इंजॉय नहीं कर पा रहा उस तरह। अच्छा, लिविंग इन द शेडो ऑफ कर्फ्यू इन कश्मीर, ये जर्मन जर्नलिस्ट है, वहाँ कहता है मैं कैद हूँ, कर्फ्यू है और कर्फ्यू की वजह से जो वहाँ सूरत लोगों जिनमें उनकी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं, उनके जो नए मालूमात है, अब नई नस्ल के लिए तो लफ्ज़ भी और आ गए हैं। बिल्कुल। मसलन वो पूछते हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर क्रिकेट नहीं सीखते, ए फॉर आर्मी, बी फॉर बुलेट और सी फॉर कर्फ्यू सीखते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल एक, यानी ये बड़ा वाज़े तौर पे बताया है किस तरह लोगों की जो होते हैं वो बदल जाते हैं, सारे मजाज भी, और इस लिहाज से भी एक अलग सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जब कोई आदमी इस तरह कर्फ्यू की एक में रह रहा हो। उन्होंने कहा कश्मीरी अपनी शनाख्त की तलाश में है, और वो उनका ये मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ शामिल होना है कि इंडिया के साथ, वो अपनी शनाख्त वाज़े करना चाहते हैं। एक लंबे अरसे से उनको इसमें मसलन वो पूछते हैं नौजवान इंडिया क्या है, मसलन ये है कि नेहरू कौन था, रेफरेंडम क्या होता है, इंडिया ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा क्यों कर रखा है, हमें आज़ादी कब मिलेगी। ये बच्चे अब वहाँ ये सवाल करते हैं। हमारे यहाँ बच्चे पता नहीं क्या सवाल करते होंगे। अब तो कौन सी टीवी पे कौन सी चीज़ें आती हैं बच्चों की, वो कार्टून वार्टून वो करते होंगे। तो ये इस तरह के सवाल जो वादी कश्मीर में हो रहे हैं उसके हवाले से कि वहाँ क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है, किस तरह उसको लिया जाता है जी। हारून रशीद ने आज लिखा जी, बसाते खाक से उठना हमारा, फलक से रफ्तगां ने झुक के देखा, बसाते खाक से उठना हमारा। उन्होंने कहा देखिए ये बड़ा चांसेस हैं, दुश्मन को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, खराबी हमारे सितारों में है। और इसके बाद उन्होंने कुछ मसलन इंडिया ने कहा कि भाई हमारी कुछ तनसीबात जो हैं वो इतनी करीब हैं कि हम जब चाहे पाकिस्तान को तहस नहस कर सकें। उन्होंने कहा कि उनको पता है कि ये बात हुई नहीं, जब उनका जसूस पकड़ा गया तो वो हैरान रह गया, मैं कहाँ मुठभेड़ हो गई। उसने कहा देखो मैं अफसर हूँ, मुझे आप ज़दोकोब ना करें, मैं सब कुछ बता देता हूँ। और वो सब कुछ बताना शुरू कर दिया उसने, और सारी कहानी। फिर उसने कहा कि ये नासिर जंजुआ ने और अमर रियाज ने, जो अब वहाँ के सदरन कमांड हैं, ये दोनों लाहौर के हैं। इन्होंने दोनों ने वहाँ जो काम दिखाया किया है वो बहुत खूबसूरती के साथ वहाँ की सूरत हाल को जो है बेहतर किया है और कर रहे हैं। और फिर उन्होंने बताया कि दाता गंज बख्श कशफुल मजूब का हवाला दिया, और दाता गंज बख्श का किया कि मस्जिद मूवी में उन्होंने देखा ख्वाब में कि एक ज़ईफ़ शख्स हजूर के साथ बाएं तरफ है और वो उसको रास्ता दे रहे हैं। वो इमाम हनीफ़ा कहा जाता है कि इमाम हनीफ़ा दिखा। उन्होंने कहा कि दीन मेरा कमज़ोर हो गया है, दीन को ताकत देने के लिए अब ये जाएगा। और फिर उनको हिंदुस्तान भेजा गया सब चीज़ों को, ख्वाजा अपना अली हजवेरी दाता गंज बख्श को। और फिर जो भी हमलावर आया उसने पहले उनकी दरगाह पे हाजिर दी। जो भी सूफ़ी आया, हज़रत ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती हों या कोई और भी हों, उनकी दरगाह पे हाजिर दी और वहाँ से आगे बढ़े। तो इन्होंने एक और तरीके से इस पूरी सूरत हाल को बयान करने की कोशिश की है जी। एक मंजूर इजाज़ का, एक डॉक्टर मंजूर इजाज़ का एक आर्टिकल है कि कराची के महाजर जो हैं वो कैसे एक नई मजाज उनका बन रहा है। वो इनका कहना है कि ये देखिए वो वहाँ मुस्लिम लीग तो बनी नहीं, हालांकि सारे कहते हैं कि हम बानिया ने पाकिस्तान की औलाद हैं, तो मुस्लिम लीग क्यों नहीं बनी वहाँ? अच्छा, मुस्लिम लीग की बजाय, पहले शुरू में थी वैसे, मुस्लिम लीग की बजाय उन्होंने जमात इस्लामी को और बकौल इनके JUI को वोट दिए। JUI नहीं भाई, JUP। और उनके ख्याल में दोनों जमातों ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। जमात इस्लामी का केस तो मैं लड़ता नहीं इस मामले कुछ कहना, लेकिन JUI ने तो मुखालफत की थी, JUP वो नहीं है ना, वो देवबंद मसले की है। ये शाह मंदौलानी और ये जो लोग थे, अब्दुल हमीद बदायूनी, सुन्नी कॉन्फ्रेंस के तहत इन्होंने तो पाकिस्तान मूवमेंट का साथ दिया था। ये कन्फ्यूज़ कर जाते हैं बेचारे, क्योंकि इनको ये नहीं पता JUP और चीज़ है, JUI और चीज़ है। और JUI की भी एक शाख कराची में जो थी शाह थानी वगैरह की क़यादत में, वो पाकिस्तान की उन्होंने मुखालफत नहीं, साथ दिया था। बल्कि यही है कि हमारे उस्मानी यानी कि उन्हीं के मौलाना अशरफ थानवी ही की क़यादत में उठने वाली शबीर में उस्मानी वगैरह ने पाकिस्तान का झंडा भी लहराया था और काम किया था। तो हर एक को ना आप कर दें हर मौलवी जो है पाकिस्तान का मुखालिफ था, वो ऐसा नहीं था। देवबंद का वो पूरा ग्रुप जो मौलाना अशरफ थानवी का फॉलोअर था वो नहीं था। बरेली का पूरा ग्रुप जो मेजॉरिटी है यहाँ लोगों की, वो इसके नहीं थे। मुशाइख और पीरान कराम वो उसके नहीं थे। इसलिए इसमें कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। ये आखिरी आर्टिकल में असद मुफ्ती का है जी, अहमद राई पे लिखा है
उसने कहा मैं उस शहर से आया हूँ जो अहमद राही का शायर है, शहर है, मैं भी उसी शहर से आया हूँ। उसका मतलब है अमृतसर का। अमृतसर एक कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग शहर था। सैफुद्दीन सैफ का जिक्र है, अहमद राही उनसे मुतासर थे, शहजाद अहमद उस ज़माने में थे, उनका भी बड़ा कुर्ब था उनके साथ। फिर उन्होंने कैसे पंजाबी की शायरी शुरू की और पंजाबी शायरी में इतना नाम पैदा किया, ख़ासतौर पर फिल्मों में, कि अहमद राही का नाम एक बहुत बड़ा नाम हो गया। और एक तो हमारे जैसे लोग तो इस शेर पर तबर्रा करते रहते थे कि साथियों हाथ बढ़ाओ कि हम आज भी एक, कौन कर सकता है तकसीम अदब की जागीर। लेकिन ये एक बहुत खूबसूरत शेर कहने वाला शख्स था जिसने पंजाबी में बहुत काम किया और किया है। असद मुफ्ती जो कि हॉलैंड से लिखते हैं, उन्होंने उस हवाले से उस ज़माने को याद किया है। हमें पुरानी बातों को याद करते रहना चाहिए, इससे बहुत सी बातें जो हैं वो सामने आती हैं। बहरहाल यही है आज के आर्टिकल जी। इसी के साथ नाज़रीन आज के आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हाजिर होंगे तो अगला सेगमेंट शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। अगला सेगमेंट शामिल करेंगे इनपुट। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगे मज़हर अब्बास साहब। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सलमान आबिद साहब ने। खुश आमदीद आपको कहेंगे जी। कैसे हैं सलमान जी? आप मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ जी बिल्कुल बिल्कुल। उनसे कराची के कुछ हालात जी बिल्कुल नहीं जी, पहले खासतौर पर कल इमरान का जलसा हुआ, एक बाई इलेक्शन भी हो रहा है, तो क्या वो तो बदलती हुई सूरत हाल हर रोज़ हमें नज़र आती है, लेकिन समत क्या है ये ज़रा मज़हर अब्बास साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर अब्बास साहब। जी वालेकुम सलाम मिस्टर। क्या सूरत नज़र आती है आपको जी? कल इमरान भी वहाँ गया है, अगरचे इस जलसे का उतना चर्चा नहीं हुआ जितना कि आमतौर पर इमरान के जलसों का हुआ करता है, और वहाँ अब बाई इलेक्शन भी कल आपको वहाँ एक आध हो रहा है। कराची क्या अब कराची की क्या सूरत है? एक तो मीर साहब मुझे अंदाजा होता है कि कैमरा भी कितना झूठ बोल सकता है। हाँ। और जिस तरीके से हम जलसे दिखाते हैं, हाँ। वो हकीकत से बहुत दूर होते हैं। हाँ, ठीक है। मैं कल मिस्टर पार्क में था और मेरा ख्याल है ये पीटीआई और इमरान खान के मायूस तरीन जलसों में से एक जलसा था। हाँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1-2 साल पहले जब मिस्टर पार्क की तजवीज़ इमरान खान को दी गई थी तो उन्होंने कहा ये बहुत छोटी जगह है पीटीआई के जलसे के लिए। कल मुझे ऐसा लगा जैसे ये बहुत बड़ी जगह है पीटीआई के जलसे के लिए। और इसमें और कुछ नहीं, तो जो पीटीआई की अपनी तंजीम जो तितर बितर हो गई है पिछले 2-3 सालों में, और उसको इमरान खान साहब ने जो है दोबारा मुनज़्ज़म करने की कोशिश नहीं की, और वही नामजदगियाँ उस तरफ वापस चले गए हैं। वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा था, क्योंकि वहाँ जो पीटीआई के वर्कर्स थे उनसे मेरी बात भी वहाँ हो रही थी, तो वो सब उस लीडरशिप को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे थे कि जो स्टेज पर बैठी हुई थी, खासतौर पे कराची की लीडरशिप, कराची की खासतौर पे। हाँ, खासे जो वहाँ वर्कर्स और लोग सुनने आए हुए थे वो खासे मायूस भी थे उस परफॉर्मेंस से। और सबसे जो हैरानकुन बात थी वो ये कि खवातीन का एनक्लोजर बिल्कुल खाली पड़ा था। अच्छा। मुश्किल से 200 या 250 खवातीन होंगी जो की। तो ये मेरा उसकी वजाहतें जरूर दी गई कि जी सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान अगर 3 दिन की कॉल देते हैं तो इससे पहले हमने देखा है पीटीआई के बड़े बड़े जलसे। ये नहीं कि पीटीआई से बेहतर जलसा नहीं कर सकती है, मेरा ख्याल कर सकती है, लेकिन अगर आप तंजीमी सतह पे इतने ज्यादा एक दूसरे के मुखालिफ होंगे कि जितने आप मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ नहीं हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है जलसा करना। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, ये मेरा ख्याल है एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। अच्छा, ठीक है। ये क्योंकि पहली मरतबा ये ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं अल्ताफ हुसैन के बगैर, और दूसरी अहम बात उसमें यह है कि माजी में ये सीट एमक्यूएम हार चुकी है पीपल्स पार्टी से। अब्दुल्ला मुराद साहब यहाँ से जीत चुके हैं पहले, तो इसलिए एमक्यूएम के लिए खासा सख्त इलेक्शन होगा, क्योंकि जाहिर है उसे अगर वो ये इलेक्शन हारते हैं तो उसे तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा मुखालफिन की तरफ से। लेकिन अगर वो ये सीट बरकरार रखते हैं तो फिर एमक्यूएम के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी होगा, क्योंकि ये एक मुश्किल सीट है उनके लिए, और उस सीट को इतनी मुश्किल सूरत हाल से निकाल के ले जाना मेरा ख्याल है एमक्यूएम के लिए बड़ा टेस्ट होगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी भी इस पे बड़ा जोर लगा रही है। पीपल्स पार्टी
को भी खासी उम्मीद है कि वो ये सीट वापस जो है हासिल कर सकते हैं, और अगर पीपल्स पार्टी ऐसा करने में कामयाब होती है तो आइंदा इंतखाबात से पहले उनकी तैयारियों में ये मददगार साबित होगी, खासतौर से कराची में। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो कुछ इलाके तो ऐसे हैं सलमान अहमद साहब जो कि एमकेएम के बड़े गढ़ हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पीपल्स पार्टी का भी खासतौर पे नीचे का इलाका था जिसमें कुछ सीटें तो सचमुच ऐसी होती थी कि जहां वो ले सकते हैं या ये लग सकते हैं, वहां जेयूपी भी एक ज़माने में रही थी। तो अब आपको ये सारी इमरान का जलसा जो है, हमदर्दियाँ तो ज़ाहिर अपनी जगह होती हैं, लेकिन ये तंजीमी जो सलाहियतें हैं। देखिए पीटीआई का एक क्राइसिस पहले दिन से चला आ रहा है, वो उसकी तंजीमी क्राइसिस है, और खास तौर पे ये जो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे ना, इसने इस क्राइसिस को बहुत ज़्यादा शिद्दत दी है। और जिस तरह से अब इमरान खान ने नॉमिनेशन किया है, मज़हर अब्बास कह रहे हैं, उससे और ज़्यादा रिएक्शन पैदा हुआ है। फिर नए और पुराने लोगों का भी मसला है, तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है, दो राय नहीं है कि पीटीआई जो है वो अपने एक इंटरनल क्राइसिस से गुजर रही है, और इमरान खान समेत उनके जो सीनियर लोग हैं वो उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे। लेकिन अब मसला ये है कि देखिए पार्टियों के अंदर क्राइसिस तो आते हैं, क्राइसिस आना फितरी अमर है, लेकिन क्राइसिस को डील करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। मुझे लगता है कि पीटीआई में उसका फुकदान है, जो हमें कल भी नज़र आया, लाहौर की रैली में भी नज़र आ रहा है, बाकी जगह पे भी नज़र आ रहा है। लेकिन अब जो नैरेटिव है वो ज़रा इंपॉर्टेंट है कि अब उन्होंने 24 तारीख की कॉल दे दी है रायबंद जाने के लिए। अब इसका मतलब ये है कि वो जो पहले कहा जा रहा था कि शायद इमरान खान ये कॉल ना दे सकें और वो अपने मामलात को बस इसी तरीके से चलाते रहेंगे, लेकिन अब उन्होंने क्योंकि कॉल दे दी है और 24 को वो कह रहे हैं कि लोग रायबंद पहुंचे, तो एक नया शिद्दत जो ना वो पैदा होगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। रायबंद में क्या अड्डा प्लाट तक जाएंगे वो? देखिए जी, मेरा ख्याल ये है कि वो रायबंद रोड, मेरी इत्तलात ये है कि रायबंद रोड पे अड्डा प्लाट जी, वही मैं कह रहा हूँ, वो मेन रोड जो है ना, क्योंकि वो सारा इलाका भी तो उन लोगों का है जो नून लीग के साथ भी है, लाजमी बात है, लेकिन वो मजाज उनका लाजमी बात है। मेरा ख्याल है कि वो जो जाती उमरा की तरफ सड़क जाती है उधर तक तो नहीं जाएंगे। वो जो मेन रोड है ना जी, वो वहीं पर बैठ के उसको धरना देने की कोशिश करेंगे। जो मैं बात नाम नहीं ले रहा कि किन का, सारे खोखरों का इलाका है ना जी, लेकिन अब उसका एक रिएक्शन एक और आएगा। उसका एक रिएक्शन ये आएगा कि आपने देखा आबिद शेर अली साहब ने भी कहा और बहुत से जुबैर ने भी कहा कि जिस दिन ये यहाँ पर करेंगे उसी दिन हम बनी गाला के अंदर जो है ना वो करने की कोशिश करेंगे। ज़मान पार्क में तो नहीं जाएंगे, ज़मान पार्क में नहीं करेंगे, वो करेंगे हमारे हफीजुल्लाह नियाज़ी की फैमिली। हाँ, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि बनी गाला की तरफ जाएंगे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक रिएक्शन जो है ना दोनों तरफ से आएगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। मैं जाती तौर पर समझता हूँ मीर साहब कि किसी के घर के बाहर जाके इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करना ये कोई अच्छी रवायत नहीं होगी। इमरान खान के पास और बहुत से पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पे वो बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, लेकिन अब शायद अगर वो वहाँ जाते हैं तो फिर वो बनी गाला की तरफ जाएंगे, बनी गाला से जाएंगे तो शायद वो ज़मान पार्क आ जाएंगे। सो मेरा ख्याल है कि ये कोई ठीक, लेकिन असल बात ये है कि अब देखना ही होगा कि जो इमरान खान का एक और बड़ा टेस्ट केस आ रहा है कि जो भी मज़हर अब्बास साहब कह रहे थे कि अगर कराची में मजमा इकट्ठा नहीं कर सके तो 24 को जब वो लाहौर में जाएंगे तो क्या एक बड़ी तादाद, एक माकूल तादाद, एक बैलेंस तादाद जो है वो वहां पर उनके साथ खड़ी होगी। सड़क बड़ी लंबी है, सड़क बहुत लंबी है, सड़क बहुत लंबी है और उसको भरना कोई इतना आसान काम नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो दूर तक देखी जाएगी ना कैमरे से, तो आप एक चीज दिखा देंगे। तो ये भी इमरान खान का एक टेस्ट होगा, क्योंकि खास तौर पे वो लाहौर में क्योंकि उनके बड़े जलसे होते रहे, तो देखना होगा कितनी बड़ी मोबिलाइजेशन करने में वो कामयाब होते हैं 24 को, क्योंकि दिन उसमें भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे कल उन्होंने जस्टिफिकेशन दी कि टाइम थोड़ा था। अच्छा, कराची के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने क्योंकि माजी में बड़े जलसे किए हैं, लेकिन वो उनका फेलियर है एक एमकेएम की पॉलिटिक्स में। दूसरा, मुझे इमरान खान की स्पीच पे भी हैरानगी हुई, क्योंकि अगर वो कराची में तकरीर कर रहे थे और एक बुनियादी तौर पर एमकेएम के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने रैली रखी थी, तो उनका नैरेटिव जो है वो कराची कॉन्टेक्स्ट होता। उन्होंने बहुत इनिशियल गुफ्तगू की, उसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चले गए। तो मुझे लगता है कि तैयारी में भी कोई होमवर्क मुझे उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ जो कि उनको होना चाहिए था। वो कराची के लोगों को मुतमईन करते, कराची से रेलेवेंट जो सवाल थे उसको सही तरीके से एड्रेस करते। कल तो मुझे लगता है कि प्रेस को भी आरफ अलवी के घर पे मीटिंग थी, उनको निकाल दिया कि भाई आप वहां जाएं, यहाँ कुछ। लेकिन अब ये देखना होगा, अच्छा इसमें एक और मजेदार बात यह है कि 24 को उन्होंने दे दी है, अब देखना होगा इलामा डॉक्टर ताहिर कादरी साहब क्या करते हैं, क्या इनके दरमियान दोबारा कोई कोलिशन बनता है। और तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो इमरान खान कह रहे हैं कि वो बाकी जमातों को भी इसमें इन्वाइट करेंगे, तो कौन सी ऐसी सियासी जमात है, जमात इस्लामी जाएगी, पीपल्स पार्टी जाएगी, ये भी देखने की बात है कि कितनी जमातें उनके साथ रायबंद के बाहर खड़े होने के लिए तैयार होंगी। तो कई क्वेश्चन है इमरान खान के हवाले से। इस 24 की जो सितंबर की उन्होंने रायबंद मार्च का ऐलान किया है, उसमें कितने लोग उनके साथ खड़े होते हैं, पार्टी के अंदर से भी और पार्टी से बाहर भी और दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, ये तो बात कराची का नक्शा, यहाँ का नक्शा इमरान खान के हवाले से रेफरेंसेस भी शायद उन्होंने बुला लिया, इलेक्शन कमीशन ने इनको भी, नवाज शरीफ को भी नोटिस दे दिए। लेकिन ये कल रहील शरीफ की जो 6 सितंबर के हवाले से तकरीर है, इसको खासी अहमियत दी जा रही है। सी पैक के हवाले से भी उन्होंने कहा, कश्मीर के हवाले से भी कहा, और ये जो फ़ौज का एक होता है ताकत के हम हर बात का जवाब दे सकते हैं वगैरह, ताकत शो करना भी, क्या लगता है उस तकरीर का? मैंने तो उसकी लोगों को तारीफ़ करते सुना है, जो ख़ास तौर पर डेमोक्रेट है वो भी तारीफ़ करते दिखाई दिए मुझे इस वक्त। क्या वजह क्या है?
देखिए, उनकी पिछली 2 तकारीर देखें, इस तकरीर को मिला के, तो दोनों में जो है वो बहुत ही वाज़े पॉलिसी नजर आती है, खुद फौज के हवाले से भी और सियासी क़यादत को मशवरे देने के हवाले से भी। तो उन्होंने एक वाज़े अपना प्लान जो है वो हुकूमत के सामने भी रख दिया है और बिल्कुल फर्म स्टैंड फौज का भी वाजे कर दिया है कि जी ये किसी भी तरीके से वो फौज जो है इस चीज़ को और जो है वो नहीं बर्दाश्त करेगी कि ये जो ऑपरेशन ज़रबे से कामयाबियाँ हासिल हुई हैं वो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद ना करने से उसको नाकाम होने देंगे। तो मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे वो मशवरा भी हुकूमत को यही दे रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो उनकी कारकर्दगी है वो खातिर खा नहीं रही है और उसमें बहुत तेजी से काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे तो उसमें बहुत वाज़े तौर पे मैसेज ज़ाहिर है, बाकी तो जो एक फौज के सरबराह को जो अज़्म शो करना चाहिए वो, और ख़ासतौर पे 6 सितंबर के हवाले से भी वो उन्होंने वापस वो वाज़े कर दिया है। CPAC के हवाले से बिल्कुल CPAC जो है ये आपकी एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ बन गई है अब, कि इसके हवाले से जिस तरह आपके यहाँ न्यूक्लियर पॉलिसी जो है आपकी वो बहुत सेंसिटिव होती है, आपकी खारजा पॉलिसी बहुत सेंसिटिव होती है, इसी तरह अब CPAC के हवाले से जो है वो बहुत वाजे एक लाइन जो है फौज ने ड्रॉ कर दी है कि किसी भी सूरत में CPAC पे कोई भी आंच नहीं आने दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है बहुत अहम पॉलिसी स्टेटमेंट, पिछले 2 स्टेटमेंट जो थे, पिछला जो उन्होंने दिया था वो भी बहुत अहम है, और ये भी जो जनरल राहिल शरीफ ने बात की है ये बहुत वाजे एक क्लियर कट स्टैंड उन्होंने वापस कर दिया। थोड़ी सी मैं बात अभी सलमान जो कर रहे थे 24 के हवाले से, देखिए मुझे लगता ही है कि मुस्लिम लीग नून को कतई तौर पे बनी गाला वाला शो नहीं करना चाहिए, कोई भी इस तरह की कॉल नहीं देनी चाहिए। हुकूमत कभी भी रद्द-ए-अमल इस तरह का शो नहीं करती, पार्टी चाहे हुक्मरान जमात हो उसको बहुत, और कल तलाल चौधरी साहब ने इसकी तरफ इशारा किया कि हम खातिर तवाज़ो करेंगे। अब खातिर तवाज़ो उस तरह नहीं होनी चाहिए जिस तरह 70 की दिहाई में भुट्टो साहब अपोजिशन की किया करते थे, तो उस तरह की नहीं होनी चाहिए, वाकई खातिर तवाज़ो होनी चाहिए। मुझे लगता है ये आप अपने बंदों की भी कर देते थे कभी-कभी वो ये मुझे अब भी ये लगता है कि ताहिरुल कादरी साहब का इनके साथ ही होगा। शायद हो सकता है कि जो उनका ट्रेंड रहा है कि वो 1-2 दिन पहले की कॉल दे देते हैं, लेकिन इमरान खान का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये रहा है, अब उन्होंने फिर एक तारीख का ऐलान कर दिया। इसका मतलब है अब अपोजिशन सिर्फ टोकन पार्टिसिपेट इनके यहाँ करेगी, क्योंकि अपोजिशन के मशावरत के साथ कोई कॉल नहीं दी गई। ठीक बात, अपोजिशन ने कोई कॉल नहीं दी, तो वो भी यही शिकायत रही है जाना चाह रहे अभी भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं खासतौर पर राहिल शरीफ की तकरीर के देखिए, आर्मी चीफ की तकरीर में बड़ा क्लियर मैसेज है, और ये मैसेज वो कई सालों से भी दे रहे हैं और पिछली 2-3 तकरीरों में भी दिया। 2 बातें, एक उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो इमरान खान के साथ भी शेयर की, और कल की तकरीर में भी लगता है कि जो टेररिज्म है और इस एक्सट्रीमिज्म है इसको डील करने के लिए जो करप्शन है, बदनवानी है, उनको उन्होंने फिर दोबारा कल लिंक किया है और कहा है कि इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अब इसका मैसेज हुकूमत को दिया गया है बुनियादी तौर पे कि हुकूमत इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करे, एक बात। दूसरी बात यह कि जो इमरान खान को भी मैसेज दिया था वो ये था कि हमने तो अपना काम कर लिया, जो काम अब हुकूमत को करना है उसको हुकूमत को उसमें लीड लेते हुए नजर आना चाहिए। दूसरा मैसेज उन्होंने कल मुझे लगता है कि फिर दोबारा कम्युनिकेट किया है। तीसरा वो नेशनल एक्शन प्लान की जो बात अभी मजहर अब्बास कह रहे थे कि उस पर उन्होंने कहा कि उस पर कोई, और एक इशारा उन्होंने किया कि मैं दोस्तों और दुश्मनों दोनों को जानता हूं, और आपने उन्होंने इंटरनल लोगों को कहा कि कुछ हमारे अंदर लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, जिस तरह की तकरीर महमूद खान अचकज़ई ने की, जिस किस्म की तकरीरें यहाँ से हमारे यहाँ होती हैं, उससे एक हमारा जो सिविल मिलिट्री डेफिसिट है ना मीर साहब, वो रिफ्लेक्ट होता है। और फिर खास तौर पे हिंदुस्तान के बारे में गुफ्तगू करते हुए हमारे बहुत से लोग जो है वो थोड़ा सा क्रॉस कर जाते हैं चीज़ों को, अफगानिस्तान के बारे में भी हुए। तो मुझे लगता है उनकी तरफ भी इशारा किया कि वो उन्होंने कोई पसंद नहीं किया उस सारे अमल को जो हो रहा है। तो एक जामे किस्म का एक उन्होंने अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, और ये पॉलिसी स्टेटमेंट अब राहिल शरीफ की नहीं है, ये राहिल शरीफ से ज्यादा एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर राहिल शरीफ ने जाना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी है, वो उसमें नहीं आएंगे, तो इसका मतलब है इस पूरी पॉलिसी को आर्मी लीड करेगी। तो इसलिए मुझे लगता है ये कि मैसेज बड़ा क्लियर है
अब सवाल वही है मीर साहब कि जो बात बार बार वो कर रहे हैं सिविल लीडरशिप के ऊपर, हमारी सिविल लीडरशिप कितना ज्यादा उसके ऊपर अपने तरीके से अपने आप को काम करती है कि जो नेशनल इलेक्शन प्लान है और उससे रेलिवेंट चीजें हैं वो ना हो। लेकिन ना कराची में जब ऑपरेशन हो रहा था तो कहा जा रहा था कि हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है, करप्शन बदनवानी की बात आई तो कहा गया कि नहीं करप्शन बदनवानी का काम नहीं है, दहशतगर्दी को रोकें। लेकिन आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का ताल्लुक बराह रास्त इस करप्शन और बदनवानी के साथ लिंक है। तो मैं समझता हूँ क्लियर मैसेजेस हैं और देखना ही होगा कि हुकूमत इसको कैसे डील करती है। जस्टिफिकेशन है कि जो फौज या रेंजर करती रही है उसकी रीजन ये उसकी जस्टिफिकेशन भी कह सकते हैं मोहताज बिल्कुल अफसर ठीक है, ये भी बात अच्छा मतलब बात साहब एक छोटा सी और खबर भी है कि रेफरेंसेस जो इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं होना क्या है उसका, उन्होंने नोटिस इमरान खान को भी दिए, जहांगीर तरीन को भी दिए और नवाज शरीफ को भी 3 हफ्ते का नोटिस दिया है। ये क्या प्रोसेस हमारे यहाँ जो अब शुरू हुआ है, यानी कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो शायद पता नहीं सभी लोग फंस जाएंगे, कोई पाकिस्तान का सियासतदान बाकी नहीं बचेगा, तो क्या ये प्रोसेस क्या है? देखिए, एक लिहाज से तो ये पॉजिटिव है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 हुई है और इसमें अपोजिशन और हुकूमत ने मुत्तफ़क़ा तौर पे ये इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया है। लिहाजा अब इस इलेक्शन कमीशन की जो भी रूलिंग होगी वो दोनों फरीक को माननी पड़ेगी, इसलिए कि बहरहाल उनके चॉइस के लोग हैं। दूसरे ये कि इसकी लीगल जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत है। जाहिर इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा उसको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में। स्पीकर को मेरा ख्याल है स्पीकर साहब ने थोड़ी सी उनसे चूक ये हुई है कि स्पीकर साहब को ये रेफरेंसेस नहीं भेजने चाहिए थे, इसलिए कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खास तौर पे इमरान खान के केस में आता है। वो इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, वो बहुत आराम से उस चीज को अवॉइड कर सकते थे और ये कहते हुए कि एक तो जाहिर है जिस तरह जजेस कहते हैं बात केसेस में कि नॉट बिफोर मी, तो वो बिल्कुल आराम से कह सकते थे और कानूनी तौर पे भी अगर वो इस पे कोई फैसला नहीं देते तो वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन के पास जाना ही था। मेरी कल उनसे बात हुई थी स्पीकर से और उन्होंने ये मुझसे कहा था कि उन्होंने 8 में से 2 रेफरेंसेस भेजे, इमरान खान के 2 रेफरेंसेस में से उन्होंने 1 भेजा है और उन्होंने बाकी रेफरेंसेस के हवाले से कहा कि उन्होंने इसलिए नहीं भेजा कि उनको लगता था कि शायद इसमें वो सवालात नहीं उठाए गए जो कि वो कर सकते थे। तो मेरा ख्याल है अगर वो ये इसको अवॉइड करते तो उनकी एक जस्टिफिकेशन बनती थी। ठीक बात है। मैं इसमें सिर्फ ये कहता हूँ कि एक है मसला कानूनी तरीके से, अनफॉर्चुनेटली ये मसला कानून के तरीके से डील नहीं हुआ, ये तो सारा मसला एक पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन हुआ है। और याद सादिक साहब जो है देखिए ना, स्पीकर जो है वो हाउस ऑफ द कस्टोडियन होता है, अगर वो खुद एक फरीक बन जाए और खुद एक पार्टी बनने के रिफ्लेक्ट हो। अब मसलन मेरी बात छोड़ दें, आप जनरली देखिए जहां जहां कमेंट्री, कल मैं मजहर अब्बास का भी एनालिसिस सुन रहा था जियो पर, वो बुनियादी तौर पर सब बाबर सत्तार भी ये कह रहे थे कि बुनियादी तौर पर मामला एक सियासी नोयत के तरीके से आ गया है। अगर हुकूमत इसको अवॉइड करती, जैसे वो कह रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन पर जाता, तो याद सादिक की नेकनामी में इजाफा होता। अब ये जो अमल हुआ है इससे लगा है कि वो फरीक बन गए और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट किया बुनियादी तौर पर ना इस सारे अमल से। तो मैं समझता हूँ अच्छी रवायत नहीं है कि और एक मसले को जो कानूनी तरीके से आया था उसको आप सियासी तरीके से डील करें, अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पे डील करें। देखिए ना, बात यह है कि जो इमरान खान पे इल्जामात है ना मीर साहब, वो तो पिछले कई बरसों से चले आ रहे हैं, लेकिन जो नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दिया था उसका ताल्लुक तो पनामा के साथ था ना फौरी तौर पर। तो मसला इमीडिएट कुछ और था, आपने एक और तरीके से पुरानी चीजों को टटोल के अच्छा उस पर अगर आपने करना था तो आप पहले क्यों खामोश बैठे हुए थे? पहले भी तो ये रेफरेंस आ सकते थे ना, लेकिन आपने रिएक्शन के अंदर जब वो रेफरेंस दायर किया तो उससे फिर एक पार्टी रिफ्लेक्शन जो है ना जी वो नजर आता है, जो मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज नहीं है। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये है कि जो सारा प्रोसेस जो भी चल रहा है, इलेक्शन कमीशन में गए, स्पीकर के पास गए, कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे दायर किए हुए, इसका कोई रिजल्ट निकलेगा हमारे यहाँ पर? नहीं, मैं नहीं समझता जी किसी किस्म का रिजल्ट निकलेगा। उसकी एक वजह मजहर अब्बास साहब ने जो बात की है, देखिए हमारे इदारे कितने ज़्यादा आज़ाद हैं और खुद मुख्तार हैं, ये मीर साहब मुझे भी पता है, मजहर अब्बास साहब को भी पता है और हम सबको पता है। हमारे इदारों का प्रॉब्लम ये है कि ये ज़्यादा खुद मुख्तार नहीं है, इनको एक सियासी बुनियादों पर ट्रीट किया जाता है और ख़ुद कायदे हस्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब कह चुके हैं कि हमने और नवाज शरीफ ने मिलकर जो पहले इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया तो वो हमारी गलती थी। तो हमारे यहाँ जब फैसले जो हैं इदारों की तश्कील करते वक्त, उनकी अपॉइंटमेंट करते वक्त सियासी बुनियादों पर होती है, तो फिर हम उनसे सियासी नतीजा हासिल करना चाहते हैं, उनको कानूनी नतीजा हासिल नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है कि इस खेल में भी एक तमाशा लगेगा, इससे कोई बड़ा कोई चीज़ आप समझ रहे हैं कि कोई चीज़ हो सकेगी, वो नहीं हो सकेगा। अगर आप एक फैसला करते हैं तो फिर आपको दूसरा फैसला भी करना पड़ेगा रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, जो मैं समझता हूँ कि इदारों में अभी ये कैपेसिटी नहीं है। आप क्या कहते हैं मजहर अब्बास साहब, कोई इसका रिजल्ट निकलेगा या यही बस हम इंजॉय करते रहेंगे जी, दायर कर दिया, वो हो गया, ये हो गया? क्या मैं वैसे मजमूई तौर पे तो आदिल साहब की बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ लग रहा है कि मामलात
लीगल कोर्स में अनर्थ होने जा रहे हैं। अच्छा। और लगता यही है कि अगर फर्ज करें इमरान खान और मियां नवाज शरीफ दोनों ही नाअहल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम नए इंतखाबात की तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक बात है। और हो सकता है फिर अगर चेन रिएक्शन शुरू हो जाए प्रोसेस तो बहुत से लोग चले जाएं, बहुत से लोगों को जाना पड़े, ये भी हो सकता है इसका। जाहिर है हाँ। बिल्कुल। और फिर वो एक लंबी छांटी हो जाएगी। हाँ। ये अच्छी बात। बहुत शुक्रिया मदन अब्बास साहब और सलमान अब्बास साहब, आपका भी, आप बहुत तफसील के साथ आपने हमारी रहनुमाई की, बहुत शुक्रिया। मीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, कल सेम टाइम पर आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।